हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, जैक बोर्ड ने आपके एग्ज़ाम की घोषणा कर दी है और आपका डेट शीट भी आ गया है। 14 मार्च से आपका पेपर होने वाला है। उसी को देखते हुए जेसीईआरटी रांची ने आपका मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी किया है। केवल सेट 1 जारी किया गया है। इससे पता चल रहा है कि आपका 35 मार्क्स का एमसीक्यू होंगे पूरे चैप्टर से। सारे चैप्टर्स आएंगे, टर्म 1 टर्म 2 काम खत्म हो गया उसका। तो 35 मार्क्स के जो एमसीक्यू आएंगे टोटल चैप्टर से आएंगे, है ना। और 35 मार्क्स के जो आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, जो आंसर बुकलेट पे आपको करना है, वो भी आपके सारे चैप्टर से रहेंगे। क्लियर है। तो जो मॉडल प्रश्न पत्र 1 जारी किया गया है सेट 1, उसके एमसीक्यू को हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग उसको व्याख्या सहित यानी एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है। ठीक है। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मॉडल से प्रश्न पत्र जितने भी आएंगे उसके आंसर की उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ जो वीवीआई क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज, फिजिक्स के, मैथ्स के, वो कराए जाएंगे क्लास 12th का। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, ये सब चीज़ आपको पता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज, यानी 1 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। ठीक है। तो क्वांटाइजेशन, चार्ज का जो क्वांटाइजेशन है यानी क्वांटीकृत है, उससे हम लोग को क्या पता है कि Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस NE होता है। तो हमको प्लस माइनस पे अभी नहीं जाना है, सीधे फॉर्मूला पे आना है। N आपको फाइंड आउट करना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E, है ना। तो Q क्या है, 1 कूलम। N बराबर क्या हो जाएगा, 1/E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। अब ये जो 10⁻⁻19 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1.6 और ऊपर हो जाएगा 10⁻19। 10⁻19। अब 1.6 से 1 में डिवाइड करेंगे, यानी इसको अगर कर दिया जाए तो आपका 1/1.6 इंटू 10⁻19। अब 1.6 से 1 में डिवाइड कीजिए, तो इसको हटा करके आप यहाँ पे 10 भी कर सकते हैं। 16 से आपको करना है 10 में, तो क्या हो जाएगा, 0.0, 16×6 = 96, है ना। 4 हो गया, 16 दूनी 32, और फिर 8 हो गया, 16×5 = 80, यानी क्या हो गया, 0.625 आया आपका, 0.625 इंटू 10⁻19। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे 0.625 है नहीं, 6 से है, तो डेसिमल को इधर कीजिए, यानी इसको आप बड़ा किए तो इसको क्या करना होगा, छोटा करना होगा। ये हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18। क्लियर है। तो 6.25 10⁻18 जो होगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देयर आर 2 चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम, द रेशियो द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो उन पर कार्य करने वाली बलों का अनुपात, है ना। तो कूलम्स जो लॉ है, उससे क्या पता है आपको कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। ठीक है, सॉरी, कूलम में चार्ज हो जाएगा, है ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। ठीक है। तो F1 अगर है, F1 2 होगा तब भी Q1 Q2 हो जाएगा। F2 1 होगा तब भी क्या हो जाएगा, Q2 Q1 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। 1 × 5 करेंगे या फिर 5 × 1 करें, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। क्लियर है। तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 capacitors each of capacity C are added in series connection, then the equivalent capacitance will be, यानी क्षमता C के 3 संधारित्र, है ना, श्रृंखला क्रम में जोड़े जाते हैं, तब समतुल्य संधारित्र होगी।
है ना। समतुल्य संधारित्र क्या होगी, अब ये किस में जोड़ा जा रहा है, श्रृंखला क्रम में, हमको पता है। अब हम यहाँ पे डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको पता है कि B इक्वल्स टू क्या होता है, Q/C, और आपको पता है श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होते हैं, अलग अलग जाते हैं सबके पास। तो यानी ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टाइप का हो जाएगा। यानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। तो 1/C प्लस क्या हो जाएगा, 1/C प्लस, इसको थोड़ा हटा देते हैं, अब यहाँ पे बना देते हैं 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, है ना। ये क्या है, रिजल्टेंट कैपेसिटी। तो 1/C क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/C। तो ये इसको पलटेंगे, यानी C ऊपर हो जाएगा, रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, C/3 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, C/3। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। क्लियर है। अगर ये आपका पैरेलल करेक्शन होता, पार्श्व क्रम में इसको जोड़ा जाता, तो पार्श्व क्रम में क्या हो जाता है, CR जो हो जाता क्या हो जाता, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे। मतलब जो रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है वो यहाँ पे पार्श्वक्रम में होता है, और जो रेजिस्टेंस में आपका पैरेलल में होता है, यानी जो पार्श्वक्रम में होता है रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे श्रृंखला में यानी सीरीज में होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि इफ ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर बी चार्ज पॉजिटिवली देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी, ऑप्शन है 0, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, पॉजिटिव एंड नॉन यूनिफॉर्म, निगेटिव एंड यूनिफॉर्म। हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यदि एक खोखले गोलाकार चालक को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है, खोखला है, ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अंदर विद्युत विभव क्या होगा। आपको पता है कि खोखला है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यानी विद्युत जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, 0। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। यानी जो विद्युत विभव होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सब जगह, यानी क्या होगा, समान होगा, तो अंदर में सब समान होगा। और जो बाहर में चार्ज होता है प्लस है, तो उतना ही क्या हो जाएगा, वही चार्ज अंदर में भी होगा। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली है तो ये पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, यानी चौथा का सही आंसर ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चौथा का सही आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक और समान होगा। क्लियर है। तो आप देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा with V axis. Here V denotes the voltage and I denotes current. The resistance of conductor is given by. ठीक है, एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आंसर की भी दिया हुआ है, आंसर की में कुछ कुछ आंसर्स जो हैं वो गलत हैं, है ना। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको कैसे बनता है उस पर ध्यान देना है। पहले बनना है, कंसेप्ट को समझना है, क्या उसके पीछे थ्योरी है उसको समझना है ना, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। द VI ग्राफ फॉर ए conductor makes an angle theta with V axis. V denotes the voltage and I denotes the current. Resistance of the conductor is given by. VI ग्राफ है ना, ओम्स लॉ का। V वोल्टेज को दर्शा रहा है और I जो है विद्युत को दर्शा रहा है। मान लो ये है, ये आपका V हो गया और ये आपका I हो गया, तो R हमेशा क्या होगा, ये होगा R। क्लियर है। अब मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि V से ये एंगल थीटा बना रहा है, तो मान लीजिए V से एंगल क्या बना रहा है, थीटा। अब आपको बताना है कि जो R होगा, R ये होगा, यानी ये जो लाइन होगा, अब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दीजिए, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका V हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, I। तो ये आपका बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो R बराबर क्या होता है, V/I। तो V क्या है, V आपका बेस है यानी आधार है, और I क्या है, परपेंडिकुलर यानी कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, किसका होता है आपको पता है, कॉट थीटा, है ना। तो पचवा का क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर D यानी कॉट थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। द इक्वेशन है ना, समेशन ऑफ E, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR इज एप्लीकेबल टू विच लॉ। समीकरण ये किस समेशन E बराबर IR जो है किस नियम पर लागू होता है। ठीक है, आपको पता है E इक्वल टू IR, दो रूल है किसके, किरचॉफ्स लॉ के, है ना। किरचॉफ का दो नियम है। पहला नियम को बोलते हैं जंक्शन रूल, पहला नियम को क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल या जंक्शन नियम। ठीक है, और दूसरे वाले को
दूसरा वाला नियम क्या है कि समेशन ऑफ ई जो होता है वो आई आर के इक्वल होता है। तो ये कौन सा नियम है? दूसरा नियम, ठीक है। तो किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, यानी छठा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है। आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे जंक्शन रूल दे दिया है, अगर जंक्शन रूल न दे करके फर्स्ट रूल कहता तब थोड़ा गड़बड़ होता है ना। तो किरचॉफ का केवल 2 ही रूल ही है, तीसरा तो होगा नहीं, न्यूटन तो है ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इज एट 120 सेंटीमीटर। ऑन शंटिंग द सेल विथ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms, द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट्स टू ए लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर। देन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। है ना, कह रहा है कि पहले इसका बैलेंसिंग लेंथ क्या है? 120 सेंटीमीटर, यानी L1 क्या है? L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर। ये क्या है? फॉर्मूला है किसका? इंटरनल रेजिस्टेंस का, यानी शंट रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? L1 बाई L2 माइनस 1। तो L1 L2 कितना है? ये जो R है वो शंट रेजिस्टेंस है, एस या कुछ भी कर सकते हैं, वही चीज़ है जो दिया हुआ है। इसको लगाने पर जो इसका लेंथ हो रहा है वो चेंज हो जा रहा है L2 में, ठीक है। तो L1 कितना है? 120। L1 हो गया 120 बाई 60 माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू आर, सेम चीज़ है ना। तो 120 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 60। L2 कितना है? 60 इंटू आर कितना है? आर दिया हुआ है 4, है ना। 4 ओम का प्रतिरोध है तो 4, 60 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचा? 4, ठीक है। कितना बचा? 4 ओम। तो 7वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 ओम। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। अब देखिए, आपको पता है उस स्थिति की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलने वाले आवेश पर कार्य करने वाला बल अधिकतम है ना। तो सबसे पहला चीज़ की चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम में चलने वाला जो आवेश होता है उस पर बल कितना लगता है? तो बल कितना लगता है? फोर्स इक्वल्स टू क्या होते हैं? बी क्यू भी साइन थीटा, बी क्यू भी साइन थीटा, है ना। बी क्यू भी साइन थीटा। तो अब यहाँ पे क्या है? थीटा क्या है? मैक्सिमम कब होगा? थीटा मैक्सिमम कब होता है? थीटा मैक्सिमम होता है थीटा एट 90 डिग्री। मिनिमम कब होगा? 0 डिग्री पर। तो मैक्सिमम अधिकतम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है? तो 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 90 डिग्री। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहा है कि व्हाट टॉर्क एक्ट्स ऑन 70 टन्स कॉइल ऑफ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कैरिंग अ करंट ऑफ 20 एम्पियर हेल्ड विथ इट्स एक्सिस एट राइट एंगल्स टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। कह रहा है कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 70 मोड़ वाले कुंडली पर कौन सा, है ना, टॉर्क जो है वो कार्य करता है जिसमें 20 एम्पियर की धारा समकोण पर 0.2 टेस्ला की एक समान चुंबकीय क्षेत्र तक होती है। आपको पता है कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क का फार्मूला, सीधा फार्मूला आपका एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे सीधे फार्मूला बेस्ड आएंगे। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या है? एन बी आई ए साइन थीटा, एन बी आई ए साइन थीटा। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, यानी मोड़, है ना, जितना मोड़ की संख्या है। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। आई क्या है? करंट। ए क्या है? क्षेत्रफल, है ना। और साइन थीटा एंगल देख लेते हैं, तो राइट एंगल है, एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? राइट एंगल। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर है? तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो टॉर्क क्या बचा? टॉर्क बचा एन बी आई ए बचा। अब सबको गुना कर दीजिए। एन की वैल्यू कितनी है? 70। बी की वैल्यू कितनी है? 0.2, है ना। आई की वैल्यू कितनी है? 20। ए की वैल्यू कितनी है? 400। अब देखिए ए जो है वो मतलब एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, जिसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या हो जाएगा? बाई 10 का पावर 4, या फिर कह रहे 1 पर 4 जीरो, है ना,
2 बार है तो 4 जीरो हो जाएगा। क्लियर है? इसको थोड़ा क्लियर करके बना देते हैं सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन। 70 इंटू 0.2 इंटू 20 इंटू 400 बाई 1 सेंटीमीटर तो 100 है ना, और दूसरा तो वो 2 जीरो, और ये 2 जीरो यहाँ कट गया, ये यहाँ कट गया, और ये यहाँ कट गया। ये 0.2 है, इसका भी हटा दो, नीचे 10 कर दो। अब कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, दूनी 28 है ना, 4 दूनी के 8, दूनी के 16, तो 16 सत्ते 112, 112 बाई 10, यानी क्या हो जाएगा? 11.2 न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? 11.2 न्यूटन मीटर। तो 8 न्यूटन मीटर नहीं, चलिए इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11.2 न्यूटन मीटर। आप ये ध्यान देंगे है ना, ऑप्शंस में बनाने का प्रयास करेंगे, पहले सीधे फॉर्म आपका केवल एग्जाम्स में फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, ये क्लियर है ना। तो फार्मूला के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको सीधा पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद देख लेना है। तो इसमें इसका कोई भी आंसर नहीं होगा है ना, तो 11.2 न्यूटन मीटर विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसको एमीटर में कैसे परिवर्तित करना है, या फिर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक शंट रेजिस्टेंस यानी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किसमें? स्मॉल शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इन शंट रेजिस्टेंस लार्ज वैल्यू नहीं, ये नहीं होगा, सीरीज में नहीं, पैरेलल में होगा, और स्मॉल वैल्यू यही देखना है, स्मॉल वैल्यू पैरेलल। तो 10वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, समांतर में होना चाहिए और छोटा मान होना चाहिए किसका? शंट प्रतिरोध का। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर ये वोल्ट मीटर होता तो वोल्ट मीटर क्या हो जाता? हाई है ना, क्या होता? हाई रेजिस्टेंस यानी बड़ा मान होता और सीरीज में होता, यानी अगर वोल्ट मीटर हो जाता तो ये तीसरा वाला आंसर हो जाता है ना, श्रृंखला के नहीं, ये भी नहीं हो जाता है ना, क्या हो जाता? लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस करेक्टेड इन सीरीज, वो आंसर होता है। ठीक है, तो 10वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये क्या है? एमीटर में है ना, तो एमीटर में हम लोग एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, पार्श्वक्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, एंगल ऑफ डीप एट द पोल्स एंड द इक्वेटर। सीधा सीधी बात है, ये आप आसानी से कर लोगे इसको। पोल्स पे है तो क्या होगा? 90 डिग्री, और इक्वेटर पे होगा तो क्या होगा? 0 डिग्री पैरेलल है ना। इक्वेटर पे जो होता है ये एंगल ऑफ डीप है डेल, तो डेल जो होगा ये क्या हो जाएगा? बी कॉस डेल, और ये क्या हो जाएगा? बी साइन डेल। तो बी कब होगा? साइन डेल, यानी ये 90 डिग्री होगा और ये 0 डिग्री होगा, सीधी सीधी बात है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री और 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द करंट, दिस इज कॉल्ड। जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ा चक्रीय प्रवाह चुंबकीय प्रवाह बदलता है तो परिपथ में एक ईएमएफ प्रेरित होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो ये क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रजिस्टर इज गिवन बाय, सीधा सीधी, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना। आई बराबर क्या होता है? वी बाई आर, तो यहाँ पे ईएमएफ है तो ई नॉट बाई आर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, एनर्जी डिसिपेट्स इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का क्षय। ऊर्जा का क्षय कहाँ होता है? एल और सी में नहीं होता है, केवल किस में होता है? आर में होता है। पूछिएगा क्यों? क्योंकि इसमें आता है कॉस फाई, ई वी आई भी इंटू टी कॉस फाई। अगर ऊर्जा है तो ई वी आई भी टी मतलब टाइम कॉस फाई है ना। तो आर में फाई क्या होता है? 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें तो ऊर्जा का क्षय हुआ। लेकिन
एल भी लैग करता है कितने से, π/2 से, और सी भी कितने से करता है, π/2 से। यानी सी में भी π/2 होता है फाई का मान, और π/2 यानी 90 डिग्री, और एल में भी 90 डिग्री। तो ये 90 cos 90 क्या होता है, 0। तो एल और सी में नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, आर ओनली। 14 का सही आंसर केवल आर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय किसमें होता है, केवल आर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू, ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन, क्या करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो कन्वर्ट एसी डीसी ये सब तो कुछ नहीं करता, रेक्टिफायर ये सब करेगा ये सब। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्टेन अ सुइटेबल एसी वोल्टेज, ऑब्टेन अ सुइटेबल एसी वोल्टेज। 15 का सही आंसर, एक उपयुक्त एसी प्राप्त करने के लिए इसकी उपयोग होती है ना। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 16 देखिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, है ना। मुक्त अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होगा। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, 1/√μ0 और ε0, है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, 1/√μ0 E0। ठीक है। तो ये हो गया चुंबकीय तरंग का वेग, यानी भी को सी से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। अब स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। मतलब अगर आपका हड्डी वड्डी टूट गया है ना, तो क्या किया जाता है आपका, गामा रे से किया जाता है, इंफ्रारेड से, एक्सरे से, कॉस्मिक रे से। सीधी सीधी बात है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे 17 का, है ना। मैंने हिंट दे दिया है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका हड्डी में कुछ चोट वोट आती है तो आपका क्या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में ये पढ़ना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको ये पढ़ना है। ठीक है। तो अपवर्तन 90 डिग्री के कोण के अनुरूप घटना के कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द लेंस फार्मूला इज गिवन बाय। लेंस फार्मूला ये तो क्लास 10th में आपको पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ एनी नंबर ऑफ थिन लेंसेज कॉन्टैक्ट ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर अलग अलग दिया हुआ है तो इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होता है, सब पावर जुटता है। तो पावर जुटेगा तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ऐसे ऐसे जाएगा, है ना। क्योंकि पावर जो होता है, अगर करेक्ट करिएगा दो तीन लेंस को, तो पावर क्या होता है, जुटते जाता है। P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। तो P क्या होता है, 1/f होता है। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है। तो कौन सा आंसर सही होगा, 20 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द, ये भी क्वेश्चन थोड़ा है, विचलन का कोण किस पर निर्भर करता है। तो विचलन का कोण किस पर करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। क्या क्या पर करता है, प्रिज्म के एंगल पे, है ना। प्रिज्म का कोण ए पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में। चलिए अब कहिएगा कि सर ए तो ए बराबर R1 प्लस R2 भी होता है ना, तो R भी तो चेंज होगा, अगर R चेंज होगा तो ए भी चेंज होगा। तो नहीं, क्यों, क्योंकि ए फिक्स होता है प्रिज्म का। क्लियर है। तो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स किस पे करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विचलन का कोण किस पर निर्भर करता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण पर, है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, हिंदी में घटना का कोण दिया है, उसको ठीक कर लीजिएगा भैया। ये घटना का कोण नहीं, ये आपतन कोण होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर। हवा में एक डबल स्लिट विवर्तन प्रयोग किया जाता है और फिर सबको उठा करके किसमें, पानी में डाल दिया जाता है। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है। तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है, डी लेमडा बाई डी स्मॉल डी। क्या है, स्लिट का, ये जो स्लिट है इसके बीच का दूरी,
और ये स्क्रीन से स्लिट के बीच की दूरी होती है, ये होता है कैपिटल डी। यही ना है फ्रिंज विड्थ। अब ये डिपेंड कर रहा है किस पर, लेमडा। अब पानी हवा कुछ भी है तो ये किस पर है, लेमडा। अब हवा पानी ये सब है तो एक ही चीज़ इसमें काम करेगा, दैट इज़ द डिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या हो जाएगा, अगर ये पानी में जाएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लेमडा बाई यू, यानी क्या हो जाएगा, घट गया, है ना। तो पानी में जब जाएगा तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि लेमडा की जगह पर क्या हो जाएगा, लेमडा बाई यू से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द वेव फ्रंट्स ड्यू टू सोर्स सिचुएटेड एट इंफिनिटी इज, अनंत पर स्थित स्रोत के कारण तरंग का तरंगाग्र है ना कैसा होगा। तो जब भी अनंत पर या बहुत दूर जा रहा है तो वह हमेशा क्या हो जाएगा, प्लानर होगा, यानी समतल होगा। क्लियर है। सिलिंड्रिकल भी है तो वो जा करके आगे समतल हो जाएगा, गोलाकार भी है, वेव फ्रंट्स निकल रहा है तब भी वो जा करके समतल हो जाएगा दूर, है ना। तो इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, समतल। क्लियर। द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन, विवर्तन की घटना किस पर आधारित होती है। तो विवर्तन की घटना किस पर आधारित होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। किस पर, ऊर्जा का संरक्षण पर, है ना। आई बराबर मैक्सिमम अगर देख लीजिएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, मिनिमम में क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखिएगा कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा का इसमें ना तो ह्रास होता है ना तो वो बनता है ना। तो ये किस पर डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1.6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ नहीं है तो नन ऑफ द, ठीक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ताकत किस पर निर्भर करती है, तो जो रेडिएशन हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, उसके इंटेंसिटी पे, कितना उसका तीव्रता है। तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रेडिएशन पे। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, घटना विकिरण की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ बॉडी मास एम, मास क्या दिया हुआ है, एम, है ना। और क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, कैपिटल ई। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, कैपिटल ई। अब कैपिटल ई जब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो आपका क्या निकालना है, वेवलेंथ। क्या निकालना है, वेवलेंथ। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h बाई एम बी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए हम लोग देखते हैं फिर से। डी ब्रॉगली वेवलेंथ of a body of mass m and kinetic energy E is given by a symbol have their usual meaning, है ना। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या होगा, h बाई एम भी। लेमडा इक्वल्स टू h बाई एम भी। तो ये है डी ब्रॉगली। अब यहाँ पे देखिए, काइनेटिक एनर्जी E इक्वल्स टू क्या हो जाता है, हाफ एम भी स्क्वायर, ठीक है। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2m ई, कैपिटल ई, क्योंकि यहाँ कैपिटल ई दिया हुआ है। तो v की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा h बाई 2m, सॉरी ये v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2e/m। एक मिनट, यहाँ पे लेमडा इक्वल्स टू h बाई एम भी है और एम भी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर बराबर क्या होता है, e। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2e/m। क्लियर है। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू √2e/m। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट कर देंगे तो क्या होगा, लेमडा इक्वल्स टू h बाई 2e/m इंटू m होगा। अब ये m रूट के अंदर आएगा तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, लेमडा इक्वल्स टू h बाई 2m ई
रूट में। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू h बाई 2m कैपिटल ई। तो ये स्मॉल ई, ये तो नहीं होगा, रूट में नहीं है, ये भी नहीं, तो इसमें से कोई नहीं होगा, है ना। ये हो सकता है, हमको लगता है यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, ये स्मॉल ई दे दिया है। देखिए फिजिक्स में तो स्मॉल ई का मीनिंग बदल जाएगा ना जी, स्मॉल ई यानी इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे ई जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो कैपिटल ई है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैपिटल ई होगा। तो ये ऑप्शन 1 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h बाई 2m कैपिटल ई, अगर काइनेटिक एनर्जी जैसे दिया हुआ रहेगा वैसे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कर दीजिए, इसको ई को कैपिटल कर दीजिए, अगर नहीं कोई ऑप्शन है तब, है ना, अगर अलग दिया हुआ है तो भाई देख लेंगे हम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट suggested that the size of nucleus is about, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस किसके अबाउट होगा, तो क्या है, रदरफोर्ड के प्रयोग में सुझाव दिया कि नाभिक का आकार लगभग क्या है, तो ये क्या है, 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फॉल्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, निम्नलिखित में से कौन सी वर्णक्रमीय श्रृंखला विद्युत चुंबकीय विकिरण की दृश्यमान सीमा के भीतर आती है, दृश्यमान सीमा। ठीक है, तो आपको जो सीरीज है, जो श्रृंखला है वो क्या क्या है, लाइमन है ना, बामर है ना, पश्चिन है, ब्रैकेट है, पी फंड है। ठीक है, 5 है। तो जो लाइमन होते हैं वो अल्ट्रावायलेट में होते हैं, बामर होते हैं, बाल्मर जो है यानी बाल्मर, यहाँ पे बाल्मर, यहाँ बामर है ना, वो क्या है, विजिबल में होते हैं, यानी जो दृश्य वाले होते हैं, और उसके नीचे जितना भी है वो सब क्या होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं। क्या होते हैं, इंफ्रारेड, है ना। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, विजिबल रेंज, तो विजिबल रेंज कौन हो जाएगा, बामर सीरीज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, बामर श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, A radioactive nucleus emits a beta particle. A radioactive nucleus emits a beta particle. The parents and daughter nuclei are. एक रेडियोधर्मिक नाभिक एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है, पेरेंट डॉटर नाभिक इनमें से क्या होगा, मतलब क्या कैसे रिलेशन है ना। तो जैसे बीटा डीके में क्या होता है, यहाँ पे जेड है और यहाँ पे ए है ना, तो ये जब डीके होगा तो ये क्या हो जाएगा, Z+1 एक बढ़ जाएगा, और ये ए, और यहाँ पे +E-1 है ना, 0, इस टाइप से। तो यहाँ पे है क्या, ये मास नंबर है, तो मास नंबर क्या है, सेम है ना। द्रव्यमान जो संख्या है वो क्या है, समान आ रहा है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु संख्या है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसको क्या बोलते हैं, दो एटम है ना जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स, है ना। जिसका सेम परमाणु संख्या होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अलग अलग आ रहा है, परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग है, और द्रव्यमान संख्या क्या है, एक ही है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो बार, है ना। क्या बोलेंगे, आइसो बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी आइसो बार। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी आइसो बार। क्लियर है। अब 31 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस इज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज, है ना, कितना है, 3.6 फेम्टोमीटर। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, तो रेडियस फॉर्मूला क्या पता है आपको, आर बराबर R0 A⁻⁴ ये ना। तो ये क्या है, मास नंबर, ए क्या है, मास नंबर, है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, R0, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3.6 फेम्टोमीटर, यानी 10 का पावर क्या हो जाएगा, -15, बराबर R0 की वैल्यू क्या हो जाती है, लगभग 1.1 इंटू 10⁻⁻15, है ना, इंटू ए का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 15 है ना, 13। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये तो कट जाएगा, ये लगभग कितना कटेगा, 3, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ए का पावर 1/3 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सॉरी क्यूब करेंगे,
है ना। तो 3 का क्यूब आ जाएगा, 3 3 9 तिया 27। 1.2 कहीं कहीं 1.1 कहीं कहीं 1.2 भी है ना। एनसीईआरटी देखिए 1.2 दिखेगा, तो हम उसी को फॉलो कर देते हैं। तो 3.6 इंटू 10⁻⁻15 बाई 1.2 इंटू 10⁻⁻15 ए का पावर 13, यही चीज़ है फॉर्मूला। आर इक्वल्स टू आर नॉट ए का पावर 13। अब ये कटेगा, ये पूरा कटेगा, ये से 3 कटेगा, तो ए कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3 का पावर 3, यानी 3 3 के 9 तिया 27। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, इन रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं, स्मॉल अमाउंट को डिटेक्ट करता है रिवर्स बायसिंग, है ना, जो छोटी मात्रा है उसको करता है। नो करंट ये भी नहीं होगा। पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेज, जंक्शन पर संभावित बाधा जो होती है वो बढ़ जाती है, ये सही है, थिक हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है, डिप्लेशन लेयर जो होता है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, तो पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये सही है। डिप्लेशन लेयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ये भी सही है, ये भी सही है। डिप्लेशन लेयर जो है वो भी थिक हो जाता है, मोटा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो ये जो चीज़ है मैंने आपको बता दिया। तो पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेस, डिप्लेशन लेयर और रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। एक ध्यान में रखिए, अगर यही चारों ऑप्शन में है तो आप कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मेन यही है। ये पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर रहा है डिप्लेशन लेयर को थिक होने से, है ना। तो पोटेंशियल बैरियर संभावित बाधा जो है इसी पे हम काम करते हैं। ठीक है। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों। क्लियर है। मैंने ये बताया कि जब एग्जाम में, है ना, एग्जाम में अगर यही चारों दिया हुआ है तो 2 ऑप्शन तो आप घेरोगे नहीं, आपको केवल एक ही ऑप्शन करना है। ऐसे फाइनली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर इसमें अगर दोनों में से ज़्यादा सुटेबल आपको मारना होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि जैसे ही ऑप्शन नंबर सी करोगे तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी उसमें अपने आप आ जाएगा। क्लियर है ना, तो सी को आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, पी टाइप कैसा, पी टाइप अर्धचालक आपको प्राप्त करना है, तो प्योर सिलिकॉन को किसके साथ करोगे, पी टाइप यानी क्या होना चाहिए, होल, पी टाइप यानी होल, होल यानी पॉजिटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव कब होगा, सिलिकॉन का कितना होता है 4, तो सिलिकॉन के पास मान लेते होल है, पॉजिटिव है ये, तो इससे कम वाला रहेगा तब ना इसका एक बचेगा, तब ना पॉजिटिव होगा। तो इससे कम वाला यानी जिसका जो वैलेंसी है वो 3 हो, तो इसमें वैलेंसी 3 किसका है, अल्युमिनियम का है, तो पी टाइप के लिए क्या होना चाहिए, अल्युमिनियम। ठीक है, ट्राई वैलेंट। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी अल्युमिनियम। अगर एन टाइप रहता, ठीक है, तो क्या हो जाता, फास्फोरस। 15 5 वाला चाहिए था तुमको। ठीक है। क्लियर है। जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगी वो हो जाएगा आपका एन टाइप के लिए, और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगी वो हो जाएगा आपका पी टाइप के लिए। तो 33 का सही आंसर अल्युमिनियम ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इन सेमीकंडक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। तो सेमीकंडक्टर में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, इलेक्ट्रॉन और छिद्र जो होता है दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट AC करंट हैज ए फ्रीक्वेंसी V, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज। तो इनपुट AC करंट क्या है, फ्रीक्वेंसी का V है। अब ये क्या है, AC करंट है, ठीक है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। AC में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2V, है ना। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 2V। फुल वेव रेक्टिफायर अगर है तो इनपुट AC करंट भी है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 2V यानी डबल हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसके जो फिज़िक्स के जो आंसर टाइप का क्वेश्चन है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे हर वीडियो में, और फिर जब ये मॉडल सेट कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग VVI क्वेश्चंस को भी देखेंगे, है ना। तो फिजिक्स और मैथ्स का मॉडल सेट यहाँ का आंसर की आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, है ना।
थैंक यू फॉर द वॉचिंग।